नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई लताड़, दिल्ली सरकार की खोली पोल पट्टी, कहा आपकी वजह से नहीं, तेज हवा से कम हुआ प्रदूषण। देशमुख को बचाने के लिए उद्धव सरकार की चाल, सीबीआई ने कहा जांच को भटकाने की हो रही कोशिश, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई आमने सामने। कृषि कानून वापसी को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, संसद में वापस होगा कानून, लेकिन इसके बावजूद टिकैत ने दी आंदोलन जारी रखने की धमकी। पीएम मोदी से मिली सीएम ममता बनर्जी, त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाया मुद्दा, पीएम मोदी ने दिया दो टूक जवाब। पाकिस्तान की हो रही है इंटरनेशनल बेइज्जती, इमरान ने भी माना कंगाल हो गया पाकिस्तान, कबूल किया मुल्क चलाने के लिए नहीं है पैसे। सबसे पहले बात दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। प्रदूषण मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम मामले को बंद नहीं करेंगे, हालात की समीक्षा करते रहेंगे, पराली प्रबंधन पर सरकारें रिपोर्ट दें। साथ ही सीजेआई एनवी रमन्ना ने यह भी कहा कि आप बताइए क्या किया गया। आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे, लेकिन आपके कदमों की वजह से नहीं, बल्कि तेज हवा से कम हुआ है प्रदूषण। डॉक्टर साहब, केजरीवाल मुफ्त सेवा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति पर उनका कोई ध्यान जा ही नहीं रहा है। भाई, किसने कहा वो प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री बना है? वो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री बना है। देखिए किस तरीके से जहां जा रहा है, झूठे वादों की बरसात करता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रिक समझिए, ये बहुत शातिर आदमी है। बारिश के ठीक पहले इसका पूरा महकमा यमुना की सफाई में जुट जाता है। सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, सब कुछ कर भी लेता है और इंतज़ार करता है बारिश का। बारिश आती है, डैम्स के ये खुल जाते हैं, बारिश का पानी आता है और सारी सफाई करता हुआ सारी गंदगी को लेकर के वो यूपी लेके चला जाता है। और केजरीवाल की यमुना क्या हुई? साफ। ये पुराना टेक्निक है हिंदुस्तान में, ब्यूरोक्रेसी और इस तरह के भ्रष्टाचारी दिमाग से पैदल, और जिनकी मंशा ही नहीं जनता को कुछ और राज्य को कुछ बेहतर बनाने की कोई कोशिश जो लोग नहीं करते हैं, वही इसी तरह की राजनीति करते हैं। धन्यवाद देता हूं पहली बार सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जड़ से पकड़ लिया। केजरीवाल कुछ करता नहीं। अब ये बताइए, एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए। दिवाली तो आपने क्रैकर्स बैन कर दिए, दिवाली के बाद से अभी जो पॉल्यूशन जो चल रहा है वो बढ़ जा रहा है, 900 पहुंच जा रहा है AQI। कौन सा पटाखे फूट रहे हैं? तो जज साहब को सिर्फ डांट लगाने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही शातिर आदमी है। जज साहब ने पिछली हियरिंग में कहा था कि आप फोर्स मत करें कि हम आपके एड्स के ऊपर कोई ऑडिट डाल दें। आज सही वक्त था ऑडिट डालने का, क्योंकि पोल्यूशन कम करने की ना तो इच्छा, ना ही क्षमता, ना ही कैलिबर, ना ही नीयत इस हिंदुस्तान के नटवर लाल के पास है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर अनिल देशमुख को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर। अनिल देशमुख पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते और डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इनके खिलाफ याचिका दी है, जिस पर सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए ये याचिका दी है। ये याचिका अनिल देशमुख से जुड़े केस की जांच में रुकावट डालने की कोशिश है। डॉक्टर साहब, सीबीआई की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार, या खुद को बचाने का इंतजाम? आपने ठीक कहा कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो क्यों? मुख्यमंत्री के बाद कोई शख्स सबसे पावरफुल होता है तो वो गृह मंत्री होता है। और जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सचिन वाजे, परमवीर सिंह और ये सारा वसूली कांड का जो खुलासा हुआ है, उसमें एक बात तो तय है कि अनिल देशमुख से भी कोई ऊपर बैठा हुआ था।
जिसके पास ये वसूली का पूरा धंधा जो है, सारे फायदे उसको पहुंच रहे थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात एक और है, ये याचिका क्यों दायर की गई? याचिका दायर इसलिए की गई कि जो चीफ सेक्रेटरी है और जो डीजीपी है, मतलब सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी और सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, उन दोनों को सीबीआई ने समन किया है कि ज़रा आपसे वार्तालाप करनी है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, आप क्यों हमारे इतने बड़े पदाधिकारियों को आप बुला रहे हैं? वही पुराना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को डिमोरलाइज करने की बात की जा रही है। अरे जब सचिन वाजे अपने कार में वो करेंसी काउंट करने वाली मशीन को लेकर के घूम रहा था, तो पुलिस का मोरल जो है बूस्टअप हो रहा था। आपके सामने में लिख देने से कि ये स्कॉटलैंड यार्ड है, तो ये स्कॉटलैंड यार्ड हो गई मुंबई पुलिस। दिक्कत क्या है? ये सारी चीज़ जो हो रही है इसलिए बुलाया गया है कि ये जो कुंते साहब हैं उस समय एडिशनल सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उस दौरान जो रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो खुला खेल फरूखाबादी चल रहा था कि पैसा दो मनमान, जो ऐड देखते ना भाई, मनमानी जगह पैसा दो और मनमानी जगह पाओ, तो इच्छा पूर्ति करने वाले जो बाबा बैठे हुए थे अनिल देशमुख, उनके खिलाफ पूरी रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने इन्हीं कुंते साहब को दी थी। और ये कुंते साहब उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होने के बाद उनके पास से ये फाइल जो है किसके पास गया? वो गया मुख्यमंत्री के पास, उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे साहब को उसी समय अनिल देशमुख को सैक करना था, लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने उस फाइल को ही अनिल देशमुख के पास दे दिया। रश्मि शुक्ला को जाना पड़ा, बाकी बहुत सारे अधिकारियों को जाना पड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र छोड़ के वो सेंट्रल डेपुटेशन पे चले गए। तो अब महाराष्ट्र सरकार वही गलती कर रही है। जब वसूली कांड और ये जो एंटेलिया केस जब आया तो सचिन वाजे का नाम आया, महाराष्ट्र की सरकार उसके डिफेंस में खड़ी हो गई, शिवसेना उसके डिफेंस में खड़ी हो गई कि भाई ईमानदार है। फिर उसमें नाम परमवीर सिंह का आया। सैक करने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने उसे पनिश करने के बजाय उसको प्रमोशन दे दिया। आपने डीजी होमगार्ड बना दिया मुंबई पुलिस कमिश्नर के बजाय। फिर उसके बाद इस अनिल देशमुख का नाम आया, ये सारे लोग उसको डिफेंड करने लग गए। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। अब ये दिन के उजाले की तरह ये केस बिल्कुल साफ है कि सरकार एन कैन प्रकारेण अनिल देशमुख और ये वसूली गैंग के सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि आ गया ये सच तो ये सरकार एक घंटे भी चल नहीं पाएगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर 3 कृषि कानूनों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 9 बजे अचानक से राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और आज उस ऐलान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कृषि कानून की वापसी के बिल को मंजूरी मिल गई है। लेकिन राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं कि उनकी 700 डिमांड्स हैं और वो 1000 किसानों के साथ संसद कूच करेंगे। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत का कोई ईमान धर्म है क्या? कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी वो आंदोलन करेंगे, मंशा क्या रखते हैं? देखिए, ये तो शुरू से हम लोग कैपिटल टीवी में बता रहे हैं कि ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं। ये किसान नहीं है, ये किसान के नाम पे चलाने वाले संगठन पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल हैं। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के द्वारा पोषित, उनके द्वारा फिनेंस्ड ये आंदोलन चला है। कोई ये कहता है कि टेलीविज़न पे आकर के कि हमें खालिस्तानी क्यों कहा गया, हमें पाकिस्तानी क्यों कहा गया। अरे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे आंदोलन में लोग खालिस्तानी इस भिंडर वाले की का टी शर्ट पहन के घूमेंगे, उसका कौन जवाब देगा? और नहीं तो योगेंद्र यादव और बाकी जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, कि जिसमें जिम लग रहे थे, ड्राई फ्रूट्स आ रहे थे, वहाँ पे शराब की पार्टियाँ चल रही थी, ये कौन कर रहा था, कहाँ से पैसे आ रहे थे? बताएं कि भाई पन्नू के साथ क्या रिश्ता है इन लोगों का। क्यों वो लोग जो कनाडा के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो उसका काम यहाँ क्या है? क्यों उसके रिश्ते वहाँ खालिस्तानियों के साथ हैं? तो ये इधर उधर की बातें ना करें। ये शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि लोग ब्लैकमेलर्स हैं, इनका काम राजनीति करना है। पहले ये लोग चुनाव लड़ते थे, जमानत इनकी जब्त होती थी, इन्होंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया और जो विपक्ष की पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती नहीं दे सकती। तो ये
इन लोगों के जरिए देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की और अपील की घर वापस चले जाएं। किसान जो थे तो किसान तो बहुत पहले वापस चले गए, अभी तो वहाँ पर दलाल बैठे हुए थे इसलिए वो हटेंगे नहीं। और टिकैत कह रहा है कि अभी 7,000 डिमांड्स हैं, वो 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। ये हिलने वाला नहीं है भाई। कुछ बीमारियां होती हैं जो टेबलेट खाने से ठीक होती हैं और कुछ बीमारियों में ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आना चाहिए कि इस बीमारी की इलाज क्या है। गृह मंत्री को भी समझ में आना चाहिए और जिनको समझ में आ रहा है योगी जी को, उनको जो है वो इलाज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहानी है, ये अभी चलता रहेगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहना पड़ेगा, अगर केंद्र की सरकार ने इन लोगों के दबाव में लाल किले का अपमान करने वाले, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र करने वाले लोगों के केस को वापस ले लिया तो उसी दिन प्रधानमंत्री की साख हिंदुस्तान में मिट्टी में मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात ममता बनर्जी की कर लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ त्रिपुरा में व्यापक हिंसा मुद्दे को उठाया, क्योंकि टीएमसी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है और सुरक्षा बल को लेकर पार्टी के कई नेताओं से आपत्तिजनक बयानबाजी भी की है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के पीएम मोदी के साथ बैठक के क्या मायने हैं? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पास 2 मुद्दों को लेकर के गई, लेकिन ये मुद्दा तो सिर्फ बहाना है। ममता बनर्जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, ये सपने वो लेकर के आ रही है। पिछली बार जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हर महीने में आऊँगी, 3-4 महीने लेट हो गई, खैर कोई बात नहीं। त्रिपुरा इसलिए मसला उठाया जा रहा है कि ताकि देश के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, जो बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान जो वोट करते हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि त्रिपुरा में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और लड़ने वाली सिर्फ मैं हूं। मैं ही सिर्फ प्रधानमंत्री के पास जाकर के उनसे आंख में आंख मिला करके मैंने ही इस मुद्दे को उठाया। तो एक मुस्लिम लीडर के रूप में उभरना चाहती है। 19% वोट के ऊपर इशारा है कि जिस तरह से बंगाल में सारे मुसलमान उनको वोट करते हैं, देश के पूरे मुसलमान जो है उसके साथ एक साथ खड़े हो जाएं। तो एक तो मसला ये था, और दूसरा वो बंगाल के मुसलमानों को, खास करके बॉर्डर एरियाज, ये जो दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, जो बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, उनके लिए दिक्कत यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया भाई अब 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा रहेगा, ये सारे जो गंद मचाने वाली जो एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रग्स का हो, नकली नोटों का हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो नकली चीज़ें बनाने की पूरी जो फैक्ट्री का पूरा ये लगा हुआ है, चाहे वो गायों की तस्करी हो, चाहे वो कोयला का तस्करी हो, ये सब ममता बनर्जी ने मुसलमानों के जरिए ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब बीएसएफ का दायरा बढ़ रहा है तो ये तो जाकर के बोलेंगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा। देश भर में इतना नेटवर्क आप देख रहे हैं, बंगाल में आप जाएं, मंदिर से ज़्यादा वहाँ मस्जिद नजर आएगी आपको। डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है, तो अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कि ये बीएसएफ का दायरा इतना बढ़ गया है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं। इस मीटिंग का पर्पस देशव्यापी और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान की कंगाली पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलकर स्वीकार कर लिया है कि उनका देश कंगाल हो चुका है। भारत के खिलाफ जंग के लिए अरबों के हथियार खरीद रहे पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। इसी वजह से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस घर में खर्च ज्यादा हो और आमदनी कम हो तो वो घर हमेशा दिक्कतों से घिरा रहेगा। कुछ यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। इमरान का यह बयान अब सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, खुलकर इमरान खान ने कह दिया है कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। ये सच में हुआ है या फिर एक सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, ये इमरान खान ये पाकिस्तान का केजरीवाल है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट।
मैं आऊँगा पाकिस्तान की क्या स्थिति है बताने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे आप जाएं, आपको मिलेंगे वैसे वैसे वीडियो। जब ये चुनाव लड़ रहा था, जब चुनाव ये लड़ रहा था, तो ये कहता था कि ये कैसा प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, जो पूरी दुनिया में कटोरे लेकर के घूमता है, भीख मांगता है। ये पाकिस्तान को कोई दुनिया भर में कोई मुल्क जो है अच्छी निगाह से नहीं देखता है, आप भीख मांगोगे। और ये कहता था कि देखिए वजीरिस्तान के अंदर इतना गैस है, इतना पेट्रोलियम है, कराची में ये है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। केजरीवाल अब ये कटोरा लेकर के भी घूमा, नाक भी रगड़ा, घुटने के बल चल के चीन भी गया, और एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है इसको। क्यों नहीं? वो इसलिए कि इसने गलत नंबर डायल कर दिया। अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बड़े फ़ख्र के साथ मैं इसको कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस वजह से इस स्थिति पे पाकिस्तान पहुंच गया है कि जिसका प्रधानमंत्री अब ये बात स्वीकार करने में उसे ज़रा से भी शर्मिंदगी भी नहीं हो रही कि हम कंगाल हो गए। अब कंगाल हो गए हो तो इसका इलाज क्या है? इसका तो इलाज एक ही है कि अपना डिफेंस बजट कम करो। तुम्हारा जो 50-60%, 70% जो पैसा जो है वो आर्मी चट कर जाती है तुम्हारे बजट का, उसको कम करो। बाजवा को बोलो कि थोड़ा वेट कम करे, अपना आर्मी की संख्या कम करो, हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, आतंकवादियों को फंडिंग करना बंद कर दो, तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मैंने कमाई 5 रुपए के, और आप जो है घर में जानवर ही इतने पाल लो कि वो सारा का सारा जो जानवरों के ऊपर ही खर्च हो जाए, तो खुद क्या खाओगे? ये बात इमरान खान को समझ में आनी चाहिए। तो ये जो हालत जो पहुंची है, इसके लिए मुबारकबाद भारत की सरकार को कि जिन्होंने पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग के साथ साथ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि आगे आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान एक राष्ट्र बनकर ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। सर, सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।